नमस्कार सभी को आज एंड वेलकम शालिनी दीदी। आज के विशेष सत्र में मैं शालिनी बहन का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शालिनी बहन, बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं, पता नहीं आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। पहुँच गए ना? हाँ। तो अगर सब लोग तैयार हैं तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब तक दीदी का प्रेजेंटेशन चलता है तब तक प्लीज़ अपने प्रश्नों को थोड़ा रुक के रखें, और अगर इमिडिएटली कुछ पूछना है तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें, ताकि एक ही सबको लिया जाए, क्योंकि एक साथ अगर सब अनम्यूट हो जाते तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन कहाँ से बोल रहा है करके। थोड़ा-सा वो मुझे पकड़ने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, तो इतना सहयोग की अपेक्षा है सबसे। तो हम लोग शुरू करते हैं। शालिनी जी, जी। अपना इंट्रोडक्शन आप खुद ही दीजिए। क्योंकि हम देंगे ना तो हम तो बहुत बेटा करके भी बहुत सारा आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मैं अपने हिसाब से जो जोड़ना होगा जोड़ दूंगी, है ना? जो भी आप रखना चाहें रख दीजिए। जी। मेरे लिए तो तुम इंदिरा दीदी की बिटिया हो बड़ी। और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्या कहें, सुलझी हुई हो। हम तुमसे पहली बार सागर में ही मिले थे, मतलब सुशी में मिलते थे संवाद के थ्रू और जो भी कार्यक्रम होता था, जी। बट परिवार विधा में तो हम सागर में ही सुनीता पाठक दीदी के घर मिले, और वहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग का आपस में वार्तालाप हुआ, बहुत सारी बातों की चर्चा हुई, और आगे की तुम्हारी प्लानिंग भी मैंने पहली बार वहीं सुनी थी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बस मुझे लगा था तुम जो करो हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे। तो सही बात है। तुम्हारा टेक्निकल बैकग्राउंड मुझे बहुत बहुत पसंद आता है, और मैंने मतलब मदद भी ली है, ऐसी नहीं है ना, जैसे तुम्हारा और जनक भैया का भी साथ बहुत अच्छा है, तो उनसे भी मिलना नहीं हो पाया, लेकिन बातचीत तो हुआ ही है। हाँ। ये तो बिल्कुल पारिवारिक मेरा तुम्हारा चल रहा है। हाँ। बाकी अब आप रख दो। बढ़िया। जी। एक मिनट, अर्चना दीदी का हैंड रेज हुआ है पहले। हाँ। जया दीदी, मैं सिर्फ लखनऊ परिवार की तरफ से शालिनी दीदी और जनक भैया का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। बाकी आगे दीदी, हैंड ओवर टू यू। प्लीज हमारे सत्र को एक नई दिशा दीजिए। हमारे यंगस्टर्स जो अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, जी। उनको नई दिशा दीजिए, कैसे वो अपनी अपनी ही उलझनों से बाहर आए। जी दीदी। बढ़िया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। बाबा जी और सभी जो वरिष्ठ अध्येतागण हैं जिनसे मैंने अध्ययन किया है, जिनसे मैंने समझने का प्रयास किया है, जो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सफल रहा है, उन सभी को नमन करते हैं, और आप सभी के प्रति आभार कि आपने ये अवसर दिया कि आज व्यक्त हो सकूँ इस विषय पर। विषय बहुत अच्छा चुना है ना? स्वावलंबन स्वधन इनकी परस्परता, और फिर लिखा है शांतिदायक आजीविका हेतु इनकी आवश्यकता, है ना? तो बड़ा सुंदर विषय को लिया है। साथ ही बहुत सारे मेरे पास जो प्रश्न आए हैं, है ना, वो भी बड़े अच्छे प्रश्न आए हैं। तो कुछ एक प्रश्नों को मैं पढ़ना चाहूँगी सबसे पहले ही, है ना, शुरू करते ही। पहले प्रश्नों को मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको बताते जाऊँगी, इन विषयों को स्पष्ट कर दूँगी जो शब्द लिखे गए हैं और मैंने इस पर क्या शोध किया है ना। सबसे पहले मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दूँ। मेरी स्थिति एक अध्येता अध्ययन की उस स्थिति में हूँ जहाँ अब एक-एक शब्द से इंगित वस्तु पर मेरा ध्यान जाने लगा है ना? तो मुझे लगता है कि बाबा जी जब ये शब्द कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? ये शब्द पहले भी सुना हुआ था, तब कैसा समझा था, अब कैसा समझा है? तो इस तरीके सब मैं विचार करने की एक स्थिति पे पहुँची हूँ। तो अभी उसमें कुछ जो अपूर्णता होगी वो धीरे-धीरे परिमार्जित होगी ही। लेकिन जहाँ हूँ वहाँ से आपको ज़रूर कुछ रखूँगी, है ना? तो एक प्रश्न पढ़ती हूँ मैं, कुछ प्रश्न पढ़ती हूँ, पहले प्रश्नों से ही चलते हैं और फिर उसके बाद अपनी बात को रखूँगी। तो देखते हैं, प्रश्न असल में बहुत हल्के-हल्के प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा कोई बड़े प्रश्न ही नहीं है, है ना? लिखा है, दीदी अगर आपने अपने जीवन में
कोई नया बदलाव लाने के लिए उन कार्यों को करने में निरंतरता कैसे बनाएं? क्योंकि मैं किसी भी चीज को करना चाहता हूं तो उस कार्य को मैं लगातार ज्यादा दिन तक नहीं कर पाता हूं। ये प्रश्न है कार्तिकेय शर्मा भैया जी का, है ना। तो भैया ये बड़ा सिंपल है, हम कोई भी कार्य निरंतर तभी कर पाते हैं जब उसकी आवश्यकता, उसका प्रयोजन हमको स्पष्ट होता है। किसी भी कार्य को करने में अगर निरंतरता नहीं बन पा रही है तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या इस कार्य को करने का प्रयोजन मुझे स्पष्ट हुआ है? जैसे दांत को ब्रश करना, जिसको प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है ना, वो रोज रात में ब्रश करके ही सोता है ना। तो उसको फिर बार बार रिमाइंडर नहीं कराना पड़ता। सो हैबिट से ज्यादा इफेक्टिव है क्लैरिटी, है ना। तो अगर क्लैरिटी है तो निरंतरता बन जाती है। ठीक है, तो सीक फॉर क्लैरिटी, और ना कि, है ना, ये इसको इट्स नॉट अ पर्सनल नेगेटिव ट्रेट कि मैं निरंतरता नहीं बना पाता हूँ। सो सीक क्लैरिटी। ठीक है। हाँ अर्चना दीदी जी। दीदी मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है? जी जी जी, रिकॉर्डिंग चालू है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। तो कार्तिकेय भैया, हम ये जो विषय है इस पर क्लैरिटी लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा है फेलियरमेंट को लाइफ में कैसे हैंडल करें। ये है अनन्या बहन का प्रश्न। तो फेलियर पहले यह है कि सफलता क्या है ना, सफलता किसको कहा जा रहा है और किस सफलता को पा करके हम सभी तृप्त होंगे। तो हैंडल करने की बात ही नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सक्सेस, है ना। एंड नॉट जस्ट सक्सेस इन मटेरियल टर्म्स, ऐसी सक्सेस जो हमको तृप्ति देगी, है ना। तो तृप्तिदायक सफलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो अबाउट सीकिंग क्लैरिटी अबाउट सक्सेस। फिर है करियर चूज करते समय ये ख्याल रखें कि ये शरीर यात्रा है किस प्रयोजन से है और हम कर क्या रहे हैं ना। करियर का मतलब है जिंदगी के 8 घंटे फिजिकली और उसके बाद और 8 घंटे मेंटली फिजिकली दोनों उसमें हम इन्वॉल्व होने वाले हैं। कुल मिला के अपनी शरीर यात्रा खपाने वाले हैं इस चीज के लिए। तो ये शरीर किस प्रयोजन से है वो स्पष्टता आ जाए और उसके बाद करियर चूज कीजिए, है ना। तो ये ख्याल रखिए, इस पर बात करेंगे आगे। चौथा प्रश्न है, मेरा निर्णय सही है या गलत है, ये कैसे पता चले विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय सराउंडिंग पीपल एंड सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है भैया, है ना। ये प्रश्न है ये भी प्रश्न प्रीति का है ना। तो प्रीति बहन जी, निर्णय सही या गलत इस आधार पे पता चलेगा कि अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप क्या है, अस्तित्व में क्या डिजाइन है तृप्त होने का, अस्तित्व में क्या डिजाइन है खिलने का, है ना, व्यवस्थित होने का, खुश होने का। तो इस आधार पर पता चले तो इसके लिए अगेन हमको कुल मिला के जो चाहिए वो क्लैरिटी चाहिए कि अस्तित्व सहज नियम क्या है। हमको वो पता चल जाए तो फिर हम निर्णय जो लेंगे सही लेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये कप जो है सुरक्षित रहे और हमको गुरुत्वाकर्षण का नियम पता है, तो इस कप को जो है ना हम संभाल के रखेंगे, ना कि इसको ऊपर हवा में उछाल देंगे, है ना। तो इतना ये बड़ा आसान सी बात है। निर्णय लेने का आधार होता है समझ, किसकी, नियम की समझ। तो उस पर बात करेंगे। और फिर प्रश्न है, आज के प्रचलन के अनुसार हाईली पैकेज जॉब चूज करें या जो मेरा मन करता है भले ही कम अर्निंग हो और पर्पस सॉल्व करता है उसे चूज करें। तो भाई बिल्कुल, है ना, जो पर्पस सॉल्व करता है उसको चुना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो तृप्ति है वो पाने वाली जो वस्तु है उसका नाम है मन, है ना। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं और कंटिन्यूसली किसी सर्वाइवल मोड में फंसे हुए हैं ना, और यू आर हेटिंग योर जॉब, यू विल नॉट डू इट फॉर सो लॉन्ग, है ना। लेकिन बात यह है कि क्या हमको पर्पस स्पष्ट है ना। और अगर पर्पस स्पष्ट है तो अर्निंग कम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इस विषय पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, अंजलि बहन जी ने लिखा है, इन टुडे सिनेरियो वी कैन सी द सिस्टम इन विच वी आर मेकिंग आवर career choices seems default, especially when we are aware of Jeevan Vidya. It's a dilemma. We know the ways are not correct. It's based on manipulation. Then how to see meaningfulness in our job, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अंजलि बेटा जी या अंजलि बहन जी, है ना, आप भी, है ना, इसको देख लिया जाए कि
मीनिंगफुलनेस वाली जॉब है क्या, उसको समझ लिया जाए और उसके बाद उसको करने की जो स्किल सेट्स हैं उसके लिए चाहिए उसको डेवलप किया जाए। तो इस पर चर्चा आएगी आगे, है ना। फिर लिखा है हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना है। वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है कृति, बहुत सुंदर प्रश्न है। समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये आज की चर्चा से आपको स्पष्ट होगा। आप ही हमको उत्तर दीजिएगा कि अंत में क्या आपको ये उत्तर मिला। हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। ये भी प्रश्न का उत्तर आप मुझे अंत में बताइएगा कि सफलता क्या आपको समझ में आई, सफल होने का आशय क्या हुआ। इसको मैं प्रश्न जो और आ रहे हैं उसको बाद में पढ़ती हूँ, फिलहाल मेरे पास जो मेरी स्क्रीन पे है उनको पढ़ रही हूँ। अगर आप किसी चीज से इरिटेट हो जाएं तो क्या करें। इरिटेट हो जाएं तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। इरिटेशन का मतलब है क्लैरिटी का ना होना। वेन एवर यू डोंट हैव क्लैरिटी यू डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। सो सारे के सारे प्रश्न जो है ना क्लैरिटी से रिजॉल्व होते हैं। सो क्लैरिटी इज व्हाट वी नीड टू सीक, व्हाट वी सीक। अच्छा, फिर उसके बाद ये अवंतिका बेटा जी का प्रश्न है, हम स्वयं के साथ साथ दूसरों को स्वावलंबी बनने के लिए किस प्रकार प्रेरित करें। बहुत सुंदर, ये आप मुझे उत्तर दीजिएगा इस सत्र के बाद। स्वावलंबी बनने की सही आयु क्या है, किसी भी आयु में हम स्वावलंबी बन सकते हैं। उत्तर है हाँ, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है तब तक आप स्वावलंबी बन सकते हैं। लेकिन व्यवसाय में स्वावलंबी बनने से पहले व्यवहार में सामाजिक होना होता है, जिसकी चर्चा भी हम सत्र में करेंगे। क्या घर में बच्चों को स्वधन का महत्व समझने के लिए पॉकेट मनी के बदले कुछ कार्य करवाना उचित रहता है या फिर उन्हें फाइनेंशियल मैटर से अलग रखना ही उचित रहता है। तो इसका उत्तर ऐसा है कि अब लेकिन अगर हम अस्तित्व में अर्थव्यवस्था क्या है उसको समझते हैं तो अपने आप इस तरीके के प्रश्न खड़े नहीं होते हैं। हमारे पास ये प्रश्न आता है कि बच्चे को हम कैसे अधिक से अधिक स्किल्ड बनाएं ताकि वो अपना जो व्यवसाय है उसको खूब अच्छे तरीके से निपुणता पूर्वक कर सके। फिर है क्या पैसा कमाकर ही केवल स्वावलंबी बना जा सकता है। बिल्कुल नहीं, पैसा जो है दैट इज ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा जो है वो स्वावलंबन नहीं लेकर के आता है। स्वावलंबन क्या वस्तु है इस पर अभी चर्चा करते हैं। उसके बाद सचिन भैया ने एक प्रश्न लिखा है, पैसा अर्थात प्रतीक मुद्रा का महिमा मंडन पूंजीवाद ने कुछ ज्यादा किया। बिल्कुल सही बात है ना। वो जो पूंजीवाद है वो पूंजी को सही तरीके से पहचान ही नहीं पाया है ना, कि कागज के नोट को और कागज के नोट के मूल में रखे हुए कोई सोना नाम की धातु को अभी तक वो पूंजी के रूप में पहचाना है ना। और इस तरीके से धरती में सोने का भी प्रयोजन समझ में नहीं आया, काहे के लिए सोना था। तो सही बात है ना, कुछ महिमा मंडन किया है जो कि बिल्कुल भी अस्तित्व सहज नहीं है। हमें पूंजीवाद आदि समस्त अतिवादों की समीक्षा करनी है और उसके बाद सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व का अध्ययन अभ्यास करना है। हाँ, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व का अध्ययन अभ्यास करते समय ही ये समीक्षाएं हो जाती हैं, क्योंकि सत्य की रोशनी में जो जो भी ऊटपटांग बातें हैं, है ना, अनावश्यक महिमा मंडन है, वो सब समीक्षित हो जाते हैं। तो भैया वो समीक्षाएं हो जाएंगी। अब सचिन मैंने लिखा है ओके, अच्छा ठीक उत्कर्ष है का एक प्रश्न है इनबॉक्स जी। में शालिनी, उसको आप दे ले सकते हैं, सिर्फ एक ही जी, प्रश्न आया है। हेलो दीदी, आज के टाइम में हम सब कुछ ना कुछ पाने के पीछे लगे हैं और अचीव होने के बाद कुछ और पाने की चाह, और इसी लूप में हम सब फंसे हैं। बट इसके अलावा जब से मैं फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया हूँ तब से बहुत डाउट है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमें क्यों हम ह्यूमन बन के आए अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्यों हम बन के आए धरती पर। सही बात है ना, ये जो ह्यूमन होना है वो ह्यूमन होना क्या है असल में, है ना। हम ह्यूमन केवल दिखते हैं कि हम ह्यूमन हैं, जब तक हम ह्यूमन नहीं है तब तक हम ह्यूमन नहीं कह सकते अपने आप। वी आर ह्यूमन लुक अलाइक, है ना, हम केवल ह्यूमन लुक अलाइक हैं। हम जब तक ह्यूमन नहीं है तब तक हम ह्यूमन नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैंने प्रश्नों को फौरी तौर पर एक देख लिया है और अब मैं अपने जो भी मेरा शोध है जिसको मैं जैसा समझी हूँ रखती हूँ। मैं कहीं कहीं पर बहुत हिंदी बोलने लग जाती हूँ, कहीं कहीं पे बहुत इंग्लिश बोलने लग जाती हूँ,
यदि आपको लगे मेरी बात अर्चना दीदी है ना, अगर आपको लगे कि इसको और किसी और सरलीकरण करके रखा जाए, तो आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, लास्ट में समराइज़ कर दीजिएगा एक बार। तो आपको क्योंकि पता है कि ऑडियंस किस तरीके से बात को पकड़ पाएगी, है ना? जी दीदी, जी। दीदी, अभिषेक जी का भी एक प्रश्न है, अभिषेक बेटा जी का भी। उसको मैं रीड कर दूँ, क्या आप देख पा रहे हैं? जी, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप ओके। एडजस्ट कर। Hi ma'am, how do we redefine success so that it includes our mental well-being and do not just our professional or academic achievements? बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इन सभी प्रयास करने का प्रयास करती हूँ। अंत में देखते हैं कि अगर क्या किसी के प्रश्न बचे। हमारे पास एक है स्वावलंबन, एक है स्वधन, है ना? तो हमारे कोई भी मानव संतान जब पैदा होती है, जो हमारे माता-पिता होते हैं ना, बच्चे के पैदा होने के साथ-साथ ही, है ना, एक गीत बहुत हमारे माता-पिता तो खूब गाए हैं, है ना? मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, है ना? तो ये कहीं न कहीं माता-पिता के मन में बात आती है कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा हो कर के कुछ बहुत बढ़िया बने, है ना? हमारा नाम रोशन करे। जी, जयश्री दी बताइए। अरे दीदी, पहले अपना इंट्रोडक्शन, बहुत सारे लोग अच्छा नए हमारा जुड़े। हमने कहा था आप अपने ठीक मुँह से दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से मेरा शुरू करते इंट्रोडक्शन हैं। बस हाँ, मैंने तो मेरे हिसाब से दे दिया इंट्रोडक्शन कि मैं एक अध्येता हूँ इस दर्शन की और क्या इंट्रोडक्शन दें? बस यही है कि इस एक समय में 2023 में मुझे एक समय में ये समीक्षित हो गया कि अगर कहने लायक बात और करने लायक काम कुछ है, तो वो यही है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। और फिर मैं जो कुछ भी उससे पूर्व में कर रही थी, जो कि एक बड़ा मतलब मैंने एजुकेशन में अपना एक इंस्टीट्यूट 10 साल करीब उससे पहले चलाया था, उससे पहले मैं कॉलेज में प्रोफ़ेसर थी, उससे पहले आईटी इंजीनियर थी। ये सब मेरी यात्रा रही। साथ-साथ एक काउंसलर, एक साइकोलॉजी का काफ़ी एक इच्छा रही, तो उसका थोड़ा अध्ययन किया, यही सब करते रहे। मेडिटेशन वगैरह की एक थोड़ी जर्नी रही, ये सब कुल मिला के करते-करते अंत में एक बार एक समय में हमको समीक्षित हो गया कि कहने लायक बात, करने लायक काम, अगर कुछ है तो वो ये है। और फिर बस मैंने सब मुझे लगा कि अब यही है तो फिर यही किया जाए। तो इस आशय से हम इस काम में लग पड़े हैं और लगे हैं तो जनसंवाद करके एक कार्यक्रम सुबह में रोज़ अध्ययन और अध्ययन के साथ जनसंवाद। जनसंवाद मतलब एक आशय से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कि धीरे-धीरे इसकी परंपरा बने, है ना? तो मैं सारा दिन लगभग यही सब करती रहती हूँ, है ना? चलिए, ठीक है, बहुत पर्याप्त है बढ़िया, जयश्री दी। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, हाँ, ठीक कंटिन्यू है, करते हैं। ओके। तो हुँ, तो हमारे माता-पिता हम जब से पैदा होते हैं ना, तो माता-पिता बच्चा गर्भ में ही रहता है, तब से माता-पिता सोचने लग जाते हैं। कई बारी उनकी कोई अधूरी इच्छाएँ होती हैं, है ना? जो जैसे कोई माँ कुछ मान लो पुलिस बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती, तो उसको लगता है अगर बिटिया हो गई, लड़का हो गया, तो ये भी है ना, ये डॉक्टर बना देंगे इसको, पुलिस बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा बहुत सारे माता-पिता के मन में ना बहुत प्रकार के विचार चलते रहते हैं और हर माता-पिता, है ना, अपनी संतान के लिए अच्छा चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस क्या वो अच्छा कर पाते हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगा हुआ है ना? लेकिन अच्छा चाहने के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत प्रश्न चिन्ह लगा पाएगा, है ना? लेकिन उस अच्छा को करने की योग्यता आना शेष है, ये भी बात उतनी ही सच है। तो माता-पिता जब बच्चा है ना, बच्चे को एक शरीर देने वाली इकाई के रूप में हम पहचानते हैं, साथ ही बहुत मूल्यों का निर्वाह मतलब बच्चा खूब स्वस्थ हो, उसका पोषण अच्छे तरीके से हो, माँ हमेशा है ना खाने-पीने को लेकर के खूब वो रहते हैं कि बच्चा है ना स्वस्थ रहे, ऐसा करके वो सोचते हैं। फिर जैसे ही 3-4 साल के होते हैं आजकल बच्चे तो, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे? एक ये कहानी चालू होती है और
है ना, बच्चा अब जिस भी चीज़ से इम्प्रेस हो जाए, पता नहीं अब छोटे बच्चे मुझे बचपन में पूछते थे क्या बनोगे? तो मैं तो सबको अलग ही अलग उत्तर देती थी। मैं जिस टाइम पे जिससे इम्प्रेस हो जाती थी उसको वही उत्तर देने लग जाती थी कि मैं ये बनूँगी, वो बनूँगी। कुछ भी बोलती थी, है ना? लेकिन मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता चला, मैं सच कहूँ तो मैं इंजीनियर बन गई तब तक भी मुझे नहीं पता चला मुझे बनना क्या था। लेकिन मुझे इंजीनियर बनने के साथ ये ज़रूर पता चल गया कि मुझे ये तो नहीं बनना था, है ना? हालाँकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और अच्छी रही है ना अपने इवन एज़ एन इंजीनियर तो ऐसा रहा ज़्यादा पता नहीं चलता क्या बनना था, है ना? लेकिन एक अतृप्ति रही कि भैया ये जो बन गए हैं हम, है ना? अब इससे पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन बस मुझे 30-31 तारीख का इंतज़ार रहता था जब सैलरी क्रेडिट होती थी, तो जो फ़ोन में मैसेज आता था ना, तो वो मुझे एक हाई देता था थोड़ा-सा, है ना? और उसके बाद वो हाई जो है खत्म हो जाता था, फिर किसी तरीके से दिन काटने होते थे, फिर से उसी मैसेज का इंतज़ार रहता था। मेरे तो भैया साल ऐसे गुज़रे, जो बात है। फिर हमने बहुत तरीके से फिर हमने छोड़ ही दिया है ना, 1 डेढ़ साल के बाद छोड़ दिया फिर खेती भी करके देखा, है ना? और हमने बहुत कुछ ऐसा किया जिसको समाज कहता है बहुत तृप्तिदायक है। जैसे मैंने शिक्षा में काम किया और बहुत अच्छा काम किया अन्य लोगों के हिसाब से। लेकिन हमको पूर्ण तृप्ति वहाँ से नहीं हुई। हमको खेती करने से भी पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। हम एग्रो प्रोसेसिंग करके हमने हमारा एक प्रोडक्ट भी हमारा ब्रांड था, हार्मनी फार्म्स करके हमने अपने फार्म का नाम रखा, वो लोगो बनाया, लॉन्च किया, अच्छा खासा सेल-वेल भी कर लिया। सब कर लिया है ना, जो कुछ हम करना चाहते थे, लेकिन हमको उससे तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति कहाँ से हुई, अब उसकी गाथा, ठीक है? तो स्वावलंबन की चर्चा ये रही कि किस तरीके से परंपरा में अभी परंपरा या जो सामान्यता इस तरीके की बातें हम सुनते हैं। दूसरा एक शब्द है स्वधन। स्वधन मतलब अपना धन, है ना? छोटा बच्चा रहता है तो मान लो किसी की पेंसिल उठा के ले आया, डब्बे में उसकी पेंसिल तो मम्मी पूछती है, "बेटा ये किसकी पेंसिल है ना? तुम्हारी सहेली की है तो उसको दे आना वापस, किसी का सामान चोरी ना करना।" है ना? इस तरीके से स्वधन को बच्चे को धीरे-धीरे समझाना है ना, बच्चे को फिर ये भी समझाया जाता है, अपना सामान खो करके भी मत आना। तो ऐसे करके बच्चे की धीरे-धीरे एक ट्रेनिंग शुरू होती है और वो मोटा-मोटा इन्हीं सब चीज़ों के साथ जैसे स्वावलंबन को पैसे कमाने के साथ और स्वधन मतलब किसी और का धन ना ले लेना, है ना? और अपना धन गुमा ना देना। इस तरीके से स्वधन को थोड़ा-थोड़ा अटैच करना शुरू कर देता है। माता-पिता की इच्छा रहती है मेरा बच्चा जो है चोरी ना करे, परपीड़ा ना करे, है ना? कहते हैं गरीब की बेटा बददुआ ना लेना, है ना? इस तरीके से माता-पिता ट्रेनिंग किया करते हैं आज अभी के समाज में। और शांतिदायक आजीविका है ना, इसका भी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ से हम सब लोग आते हैं, है ना? ये एक रहता ही है कि कोई राजकारण में ना पड़ जाओ बेटा, टैक्स चोरी ना करना, है ना? इस तरीके से बहुत सारा ध्यानाकर्षण हम लोगों को कराते रहते हैं ना, कोई दंडनीय अपराध हमको ना हम करके पैसा ना कमाएँ, इस तरीके की बातें, गलत काम ना करें, है ना? अब भले ड्रग्स में कितना ही पैसा हो तो माता-पिता कभी ये तो नहीं एनकरेज करेंगे कि आप ड्रग्स कमा के ड्रग्स बेच के पैसा कमा लीजिए ना। तो इस तरीके से बहुत सारा एक मेंटल थॉट हमारे में अ, एस्टैब्लिश होते चला जाता है स्वधन को लेकर के, है ना? फिर थोड़ा परिवार अगर ऐसा रहता है कि थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है या बच्चा हम में से कई लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं। तो जैसे मैंने अपने बचपन में सुना कि बहुत संचय करना या संग्रह करने को बहुत ग्लोरीफाई नहीं करते थे कुछ लोग, है ना? लेकिन फिर वही देखते थे आचरण में तो बड़ा ग्लोरीफाई भी करते थे। तो बड़ा एक अंतर्विरोध भी खड़ा हो जाता है। जैसे हमने अपने बचपन में सुना कि भाई पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। कपूत होगा, अच्छा नहीं होगा तो आपका संग्रह किया हुआ सारा धन पानी में डुबो देगा और सपूत है तो अपने हाथ से पैसा खड़ा कर लेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत संग्रह की आवश्यकता नहीं है ना? और इसी तरीके से बहुत सारा सुनते रहे कि जिनको कछू ना चाहिए वो साहन के सहा, ऐसे बहुत सारे खूब कबीर के दोहे, रहीम के दोहे खूब सुनते रहे, है ना? फिर लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे डिनर टेबल कन्वर्सेशन जिसको कहते हैं, तो हम वो भी सुनते रहे कि भाई किसी का कितना पैकेज लग गया, किसने नई गाड़ी खरीद ली, है ना? इसका भी खूब देखते रहे अपने ही परिवार, अपने ही पड़ोसियों के साथ, है ना? आपस में किसी का हाइप करके अंतर मन में
द्वेष जैसा बना हो, ये भी सब महसूस करते रहे। तो आपकी तरह हम भी काफ़ी अंतर्विरोध में लंबा समय गुज़ारे, समझ नहीं आता था। और फिर यही सारी बातें दूसरी, जैसे अभी किसी ने पूछा कि जैसे कोई चीज़ अचीव कर ली, एक समय तो मुझे लगता था कि मैं 5,000 8,000 रुपए कमा लूँ ना, तो उतना बहुत हो जाएगा। फिर जब 8,000 रुपए कमाने लग गए तो लगा 14,000 रुपए कमा लूँ, है ना? 12,000 पहले। पहले 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 के बाद 18, 20, मेरा हर बार ऐसे ही 2-2 हज़ार करके बढ़ता रहा। फिर मेरे लीप लीप बड़े होने लग गए ना, फिर मैं जब 22-23 हज़ार कमाने लगी तो मुझे लगा अब 35,000 कमाना है। फिर मुझे लगा अब 60,000 कमाना है, 80,000 कमाना है, लाख कमाना है। ऐसा मैंने अपने अंदर ये भी घटते देखा। और हर बार जब मैं अचीव करती थी ना, तो उस मोमेंट पे एक एक अजीब-सा विकेड सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मुझे मिलता रहा, है ना? विकेड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इट वाज़ विकेड बिकॉज़ जितना भी मैं कमा लूँ उसके आगे एक नंबर मेरे पास लाख कमा लिया तो 2 लाख का लगता था, 2 लाख कमा लिया तो मुझे लगा कि भैया बेवकूफ़ी की भी कोई इंतहा होती है ना? तो ऐसा सब मैं सोचते रही। संयोग से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद मिला और ये सारे जो प्रश्न हैं, जितनी आतुरता, कातुरता, व्याकुलता, है ना? हीनता, क्रूरता, दीनता, ये सब मुझे लगता है कि शांत हुई, है ना? तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार स्वधन क्या है? स्वावलंबन क्या है? स्व अवलंबन क्या है? तो सबसे पहले ये समझें कि स्व क्या है ना? तो स्व को यदि आप परिभाषा संहिता में देखें या वैसे भी, अभी तो स्व का मतलब होता है अपना, जिस चीज़ से सामान्य भाषा में स्व मतलब जिससे हम चिपक गए, वही हमारा अपना हो गया ना? और उसको हम स्वधन, है ना? जो हमारे प्रॉपर्टी जो हमारे नाम पे हो गई, अभी के भाषा में वो स्वधन। लेकिन अब हम जो कुछ भी यहाँ इस संसार से हमको मिला है, जो कुछ भी सुना है उसको एक किनारे रख देते हैं और अब सुनते हैं मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद किसको स्वधन कह रहा है, किसको स्वावलंबन कह रहा है। ये कितनी बड़ी और कितनी सुंदर बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि स्व और धन, स्व का मतलब होता है बोध, है ना? स्व का मतलब होता है डिजाइन, स्व का मतलब होता है होना। अस्तित्व में क्या डिजाइन है धन का, वो है स्वधन। ठीक है। तो अब अस्तित्व में स्वधन को पहचानने के लिए सबसे पहले इस अस्तित्व को हमको देखना है कि इस अस्तित्व में है क्या चीजें। तो मैं ये मान करके अब आगे बोलना शुरू कर रही हूँ कि आप सभी ने कम से कम एक परिचय शिविर किया होगा, मोटा मोटा कुछ बातें जानते होंगे। तो अस्तित्व में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं अपने निश्चित आचरण के स्वरूप में है, परस्पर पूरक हैं। जिस प्रयोजन से हैं उतने प्रयोजन को शांति चाहिए किसको? असल में शांति चाहिए जीवन को, सुख चाहिए किसको? जीवन को। तो शरीर क्या है? उसके लिए साधन है ना? जीवन में जो जागृति होनी है ना? जीवन की जागृति को व्यक्त करने के लिए, जीवन के जागृत होने के लिए, पहले होने के लिए, फिर जागृति को व्यक्त करने के लिए, जागृति को परंपरा में प्रवाहित करने के लिए साधन जिसको कह रहे हैं शरीर, उस साधन का नाम है शरीर। ठीक है। तो अभी तक जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो इकोनॉमिक्स मात्र शरीर मूलक इकोनॉमिक्स है ना? प्रयोजन मूलक इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा नहीं है। प्रयोजन मूलक इकोनॉमिक्स को मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता श्री ए नागराज जी ने लिखा है, उसका नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। इस अस्तित्व का समस्त अर्थ साइक्लिक है ना? और मेरे देखिए ये साइक्लिक से ज्यादा स्पाइरल है, अभी इस मोमेंट पे ये स्पाइरल है। तो हमको एक यथास्थिति से दूसरी यथास्थिति में पहुंचना है समझदारी के अनुरूप। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद किस चीज को
अर्थ कह रहा है। अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है ना, शास्त्र मतलब होता है जीने की कला, अर्थ मतलब जो कुछ है उसके साथ। तो उस अस्तित्व में क्या चीजें, किसको अर्थ कह रहे हैं? तो मन, फिर तन और फिर धन, है ना। मन मतलब है मानसिकता, तन मतलब ये शरीर, और धन का मतलब होता है दो प्रकार की वस्तुएं, सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं मतलब रोटी कपड़ा और मकान, और महत्वाकांक्षा की वस्तुएं मतलब दूरदर्शन दूरगमन दूरश्रवण, मतलब इंटरनेट मोबाइल और अपना गाड़ियां जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो अब ये जो मन नाम की वस्तु है, मन में होती है मानसिकता। इस मानसिकता में या तो क्लैरिटी होती है और या तो क्लैरिटी नहीं होती है। यदि मानसिकता में स्पष्टता होती है, यदि मानसिकता में सही होता है, तो इस तन के माध्यम से जो होता है वो सही होता है, ठीक है। तो मन का काम है या जीवन का काम है संकेतों को प्रसारित करना, और ये शरीर तो केवल करता है ना। तो शरीर जो है माध्यम है, लेकिन इस शरीर को बनाए रखने के लिए भी, है ना, कुछ हमको वस्तुएं चाहिए जिनका नाम है सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं, मतलब रोटी कपड़ा और मकान। अस्तित्व में ये तीनों वस्तुएं पाई नहीं जाती हैं, इनका उत्पादन करना होता है। मतलब रोटी सीधे सीधे किसी पेड़ पे नहीं मिलेगी, है ना, कपड़ा सीधे सीधे किसी पेड़ पे नहीं मिलेगा, मकान बना बनाया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनको बनाना होता है। इसी प्रकार से जो महत्वाकांक्षा की वस्तुएं होती हैं, दूरदर्शन दूरगमन दूरश्रवण, इनको भी, ये भी अस्तित्व में सीधी सीधी नहीं पाई जाती है, तो मानव इनको भी निर्माण करता है। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं का एक प्रयोजन है, पहले मन और फिर तन। मन प्राथमिक है, तन गौण है। गौण है मतलब सेकेंडरी है, मन के द्वारा तंत्रित तन, ठीक है। और सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा की वस्तु है। तो सामान्य आकांक्षा का उत्पादन है इस शरीर को टिकाए रखने के लिए, अपने से कनेक्टेड जो और शरीर हैं उनको, और जो हमारा महत्वाकांक्षा का उत्पादन है उसका प्रयोजन है ये जो हमारी मानसिकता है ना, मानसिकता में जो स्पष्टता है वो स्पष्टता सभी तक पहुंच जाए, इसके लिए महत्वाकांक्षा का उत्पादन है, जिसको दर्शन में कहा गया है समाज गति के लिए महत्वाकांक्षा, है ना। तो ये रहा अस्तित्व में अर्थ का डिजाइन। अर्थ मतलब मन तन और धन। धन मतलब सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा। क्या इतनी बात आपको स्पष्ट हुई? जो मैं बात कह रही हूँ क्या वो आप तक पहुंच रही है? ठीक है, आपके इमोजीज से मुझे पता चलता है कि आप तक पहुंच रही है। बात करते हैं कि देखो, हर माता पिता आज की स्थिति में यदि देखें तो हर माता पिता बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, है ना। तो एक तो है हमारे साथ पूर्व में ये बातें आती रही कि जो हर मानव है ना, अगली जन्म में क्या बोलते हैं कि सब अपने, है ना, किस्मत लेके आते हैं, किस्मत, हाँ राइट, है ना। तो जो पीछे किया रहता है ना, उसके आधार पर ऐसी बहुत सारी बातें चलती रही हैं परंपरा में। लेकिन मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद इससे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। क्या स्ट्राइकिंग लगा? इन्होंने, बाबा जी कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव संतान जन्म कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। इसका मतलब होता है कोई कितना भी झूठा मरे, बच्चे के रूप में जब अगली शरीर यात्रा को शुरू करेगा तो वो सत्य वक्ता ही है। कोई कितना भी अड़ियल टट्टू मरे, कोई कितना भी घमंडी मरे, है ना, वो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक ही अगली शरीर यात्रा को शुरू कर रहा है, तब वो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक ही है। कितना भी कोई द्वेष करने वाला, है ना, पाखंड करने वाला और बहुत संग्रही कैसा भी हो, अगली शरीर यात्रा में न्याय का याचक ही है, और इसको हम सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो तीन गुण हैं, है ना, ये जो तीन जो पूंजी है, मैं सोचती हूँ कि हर मानव संतान एक कोरी स्लेट है
और उस कोरी स्लेट के साथ कोई पूंजी रखी है, कुछ जिज्ञासा रखी है। मतलब होता है मांगना, कुछ चाहना, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, इच्छुक मतलब इच्छा रखने वाला, है ना? सत्य वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। जो शब्द है व्यक्ति, बहुत सुंदर है। व्यक्ति जो व्यक्त होने वाली इकाई है उसका नाम व्यक्ति, है ना? मैं ऐसे बोलती हूँ। तो व्यक्त होने वाला व्यक्ति, तो सत्य वक्ता है, सत्य को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन अभी सत्य क्या है उसका उसको अता पता नहीं है। तो जैसी घटनाओं को देखता है वैसा वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है? तो न्याय का याचक को मैं ऐसे समझती हूँ कि जो प्रत्येक मानव संतान होता है, शरीर के पोषण के अर्थ में कुछ संबंधों को पहचानता है। जैसे भूख लगेगी तो अपनी माँ के पास चला जाएगा, उसको पता है पोषण कहाँ से आता है। पिता के पास, दादी के पास, चाचा के पास, पड़ोसियों के पास, सबसे सबके पास जाने लग जाता है। और इस बच्चे को, एक मिनट, और इस बच्चे को अपने पराये का कोई भेद पता नहीं होता है। उसके लिए सब अपने होते हैं, वो सब चाहता है कौन क्या है। और अब बड़ी अद्भुत बात है कि अगर उसकी माँ, दादी, बुआ है ना, उसको पड़ोसी को भी बोलते हैं ये भी बुआ हैं, ये भी दादी हैं, ये चाची हैं, है ना, तो वो सबको अपना मान के स्वीकार करना चाहता ही है। वो बच्चा असल में भेद करता नहीं है। ठीक है? इस बच्चे में जो न्याय की याचना रहती है, उसको ये याचना रहती है कि सभी लोग मेरे साथ एकदम ऐसे प्रस्तुत हों कि मुझे तृप्ति हो। ये उसमें इच्छा रहती है, ये उसमें एक अपेक्षा रहती है ना? यदि कोई अच्छे से प्रस्तुत नहीं हो पाता है तो उससे वो कुंठित हो जाता है ना? जैसे कि अभी देखिए आज के समाज की जो परिस्थिति है, ऐसे में हमको बच्चे को ना भय उसके अंदर भरना पड़ता है कि बेटा किसी से टॉफी मत ले लेना, है ना? कोई तुम्हारा, तो इसमें हमको ऐसे तरह-तरह के भय, पोषण, इसको हम बोलते हैं कि माता-पिता ने बच्चे को खूब अच्छे से ट्रेनिंग दिया है, तैयार। समाज में सब लोग तुम्हारा कभी भी, है ना, तुम्हें तुम्हारे लिए घातक लोग हैं, बताइए। तो बच्चा धीरे-धीरे इस तरीके से ना कुंठित होता चला जाता है, और ये बच्चा जो एक्चुअली इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने संबंध को पहचानने की पूंजी के साथ था, वो पूंजी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक एक बच्चा तैयार हो जाता है। जिससे हम बाद में बहुत पीड़ित भी हो जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अपना पराया की जो दीवार है ना, हम समा बच्चे को बच्चे को क्या कहें अब इसको, मैं तो, मेरे तो अच्छे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, है ना? कुल मिला के बच्चे को हम कुंठित कर देते हैं और इसको कहते हैं, देखिए कितना विभत्स है ये। हमारे समाज में इतना डेंजर है कि हमको बच्चों को अलर्ट करना पड़ रहा है। ये बिहेवियर को एग्ज़िबिट करने वाला बच्चा हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी पीड़ा है। ठीक है? इसी प्रकार से जो बच्चा होता है, उसको, है ना, उसके साथ उसको जितनी कोई वस्तु चाहिए उसको वो मिले, और उस वो बच्चा ये भी चाहता है सबको ये वस्तु मिले, है ना? जैसे बच्चे को छोटे से ही आप देखिए, आप अगर उसको खिलाते हैं पहले, तो छोटे बच्चे हमारे घर में तो हमने खूब देखा है कि वो आपको भी खिलाते हैं, पहले आप खाओ, पहले आप खाओ। तो बच्चे में एक ये भी बड़ा सद्गुण देखने को मिलता है सामान्य रूप से, कि वो खिला के खाने वाला एक अपेक्षा रहती है। जैसे मतलब मुझे याद है मेरी छोटी बहन, या कभी-कभी मैं भी, स्कूल में जब बच्चे टॉफ़ी बाँटते थे अपने बर्थडे में, तो अगर 2 टॉफ़ी तो मैं दोनों नहीं खाती थी। 1 टॉफ़ी अपनी बहन के लिए लेके जाती थी, है ना? जैसे उसकी क्लास में टॉफ़ी बँटती थी, तो वो भी अगर 1 टॉफ़ी मिली तो हम आधी-आधी करके खाते थे। तो ये एक अपनेपन को, है ना, वो व्यक्त करने की उसमें डिज़ाइन है, ठीक है? जो अभी की स्थिति में कुंठित है। इसी प्रकार सही कार्य व्यवहार का इच्छुक को देखें, तो बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति रहती है। माता-पिता या जो भी बड़े जिनसे बच्चा सीखता है, तो जब वो बच्चे को करेक्ट करते हैं, तो बच्चा सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। बच्चा अपना ईगो आड़े लेकर के नहीं आता है ना?
तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है। तो माता पिता उस बच्चे को अपनेपन का जो विस्तार है जहां तक समझा पाते हैं, वहां तक वो बच्चा तदाकार हो जाता है उस आइडेंटिटी के साथ कि मैं ये हूँ, और वो उसको उनको अपना मानने लग जाता है। जैसे मान लीजिए माँ बाप ने कहा बेटा तुम हिंदू हो, है ना, तुम एक महिला हो, तुम एक भारतीय हो, है ना, इस तरीके से तुम एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, है ना, इस तरीके की जो भी आइडेंटिटीज को हम बच्चे को देते हैं, बच्चा धीरे धीरे उनसे तदाकार हो जाता है, धीरे धीरे क्या बहुत जल्दी तदाकार हो जाता है, और वहां तक अपने विस्तार को देख पाता है ना। तो ये भी असल में हम उसको मूलतः तो कुंठित ही करते हैं, लेकिन बच्चे में ये इच्छा रहती है व्यवहार करने की, तो ऐसे लोगों के साथ वो खूब अच्छे से व्यवहार कर पाता है। तीसरा जो उसमें सद्गुण रहता है, पूंजी रहती, वो है सत्यवक्ता। जब तक बच्चा झूठ बोलने के फायदे नहीं समझ ले, या किसी को झूठ बोल करके मजे करते ना देख ले, तब तक बच्चा झूठ बोलना नहीं सीखता, है ना। झूठ बोलना एक्चुअली बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो बच्चा स्वभाव से सत्यवक्ता रहता है, लेकिन सत्य क्या है उसका बोध नहीं रहता उसको। तो वो सत्य बोध हो जाए, ऐसी शिक्षा से अपेक्षा है। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद इस बात पर ध्यान दिलाता है कि शिक्षा से कुछ अपेक्षा है जो हर मानव माता पिता में बैठी हुई है, लेकिन हमारे पास उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। उस जो अपेक्षा है उसको पूरा करने के लिए वस्तु नहीं है ना। तो शिक्षा से हमारी क्या अपेक्षा है? ये जो न्याय का याचक था, ये न्याय प्रदायी क्षमता इस बच्चे में आ जाए। न्याय प्रदायी क्षमता का मतलब है ये जो, इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो व्यवहार में सामाजिक हो जाए। मतलब इस पूरी मानव जाति के साथ अपने संबंध को पहचाने, है ना। बच्चा जो है टेरिटोरियल माइंडसेट का ना हो, है ना, जिस इस शिक्षा का नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। चेतना का विकास हो, किसके सहारे, किसके आशीष, किसके देने से? तो मूल्यों का शिक्षण देने से। मानव का मूल्य क्या है, मानव का प्रयोजन क्या है, जब इस बात को समझते हैं तो हमारी चेतना स्वतः विकसित होती है। जैसे जीव जानवर टेरिटोरियल विधि से जीते हैं ना, किसी एक सीमा को अपना विस्तार समझते हैं। सीमा को अपना विस्तार नहीं समझना है। मानव जाति एक है ना, तो पूरी ह्यूमन रेस एज वन, ह्यूमंस एज वन, इसको समझना। धरती अखंड है, इसको समझना। तो मानव जाति एक, ये समझ करके व्यवहार करना, और धरती अखंड ऐसा समझ करके व्यवहार करने की योग्यता यदि आती है, तो इसको बोलते हैं व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। इन दोनों मुद्दों पर और चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो ये है न्याय प्रदायी क्षमता, मतलब व्यवहार में सामाजिक हो पाना, पूरी मानव जाति के साथ संबंध को पहचान पाना, ह्यूमेन बिहेवियर कर पाना, है ना। दूसरा है धर्म, न्याय धर्म सत्य दृष्टि जिसको कह रहे हैं ना। तो चारों अवस्थाओं में, मतलब पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान, चारों अवस्थाओं का पोषण करने वाला, संरक्षण करने वाला ये बालक हो जाए, ये बालिका हो जाए, इसको कह रहे हैं धर्म का पालन करने वाला। व्यवस्था प्रधान जिसकी दृष्टि हो जाए वो है धर्म, या सही कार्य व्यवहार का जो इच्छुक था वो सही कार्य व्यवहार कर पाने में सक्षम हो जाना, ठीक। और तीसरा है सत्य बोध हो जाए। सत्यवक्ता था, अब सत्य बोध हो जाए। क्यों सत्य बोध हो जाए? इसलिए हो जाए कि यदि सत्य बोध होगा तो वो सत्यवक्ता हो पाने का जो प्रयोजन था वो सफल होगा। सत्य वक्ता होने का प्रयोजन है अगली पीढ़ी को सत्य का बोध करा पाना। तो अगली पीढ़ी को यदि हम सत्य का बोध करा पाते हैं तो सही की परंपरा बनती है ना। और स्वतः ही धीरे धीरे जो गलत है वो खत्म होते चला जाता है। बहुत सारा गलत इससे पहले भी होता रहा जो धीरे धीरे विलय हो गया सही समझ में आने के बाद, ठीक है। तो थोड़ी सी बात और रखती हूं मैं, कितना बजा अभी? 9, ओके। थोड़ी सी बात और, तो शिक्षा किसको कह रहे हैं ना, तो ऐसी शिक्षा जो चेतना का विकास करती हो, मतलब मानव को व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी बनाती हो,
मतलब क्या? मतलब पूरी मानव जाति एक, मानव जाति अपनी है, ये मेरी है ना। तो जैसे एक बच्चे में रहता ना कि मुझे भी, मैं जो मुझे टॉफी मिली तो मैं अपनी बहन के साथ बांट के खाऊं, तो अभी तक एक बहन पहचाना है ना। तो अब जब मेरे पास जो भी वस्तु का मैंने उत्पादन किया, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, ये दोनों वस्तुएं एक साथ चलती हैं। तो मैं इस प्रकार से उत्पादन करूं कि इस धरती पे चारों अवस्थाएं संतुलित रहें, और जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो हर एक मानव को सर्व सुलभ हो जाए। इसको कह रहे हैं व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ठीक है, मोटी मोटी बात। चेतना विकास मूल्य शिक्षा, तो जो स्थापित मूल्य मेरे अंदर बैठे हुए हैं ना, स्थापित मतलब मेरे अंदर हैं, मैं उनको जीना चाहता हूं, है ना। तो उनको मैं व्यक्त कैसे कर पाऊं? क्या कोई ऐसी शिक्षा, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है? तो उत्तर है हाँ, चेतना विकास मूल्य शिक्षा विधि से और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था विधि से ऐसा जिया जा सकता है कि हमको तृप्ति हो, है ना। और इस तरह से मिलजुल करके उत्पादन कर सकते हैं, मिलजुल करके उत्पादन करना, ताकि सभी वस्तुएं सभी को आवश्यकता अनुसार सर्व सुलभ हो जाएं, सही सबको बोध हो जाए, इसके लिए शिक्षा, इसके लिए जो कार्यक्रम है उसका नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो मानव जाति एक, धरती अखंड, है ना। इस मानसिकता के साथ जब हम उत्पादन कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं स्वावलंबन। स्वावलंबन छोटी मोटी वस्तु नहीं है, पैसा कमाना स्वावलंबन नहीं है, किसी मानसिकता पूर्वक उत्पादन, मानसिकता है सर्व सुलभता की, इसके पूर्वक उत्पादन, इसको कह रहे हैं स्वावलंबन, इसको कह रहे हैं स्वधन। ठीक, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा से, या वैसे भी सामान्य भी हम देखें ना, तो मोटा मोटा देखेंगे तो सब माता पिता में बात होती है कि हमारा बच्चा जो है उसमें विश्वास हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो, है ना। बाबा जी इसको लिखते हैं, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। छोटा मोटा गोल नहीं है, अपना भरण पोषण कर ले, खूब मौज मजे कर ले, इतना छोटा सा गोल नहीं है ना। इतना छोटा गोल रखे हुए हैं, इसीलिए अतृप्त हैं। क्यों? क्योंकि मानव जो है ना, उसकी संचेतना इस संपूर्ण को, है ना, इस संपूर्ण को समा सकने वाली संचेतना है ना। समा सकने वाली नहीं बोलना चाहिए, समझ सकने वाली संचेतना है, तो इससे वो कम में तृप्त होता नहीं, इसीलिए हम लोग तृप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस तृप्ति, वो तृप्ति कैसे होगी, उस पर बात हो। तो शिष्टताओं के निर्वाह के लिए उत्पादन करने वाला हो। अब मैं थोड़े सा बात करती हूँ कि उत्पादन की बात, अब आपके पीढ़ी से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं। 2-3 बातें हैं जो मैंने जहां से बात शुरू करी थी, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, है ना। पता नहीं कहाँ से ये बात इतनी छोटी होती चली गई कि बच्चा केवल कितना कमाता है वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि माता पिता में और बच्चे में स्वयं भी, है ना, ये रहता है कि भाई मैं केवल कमा कमा खा के किसी तरीके से बस सरवाइव कर जाऊं, इतना आशय नहीं रहता, है ना। एक तो स्वतः भी किसी एक एज के बाद ये आवश्यकता होती है, हमारे अंदर भी बनने लगता है कि लोग हमको जाने पहचाने। ठीक है, माता पिता में तो रहती है कि मेरा नाम रोशन हो, है ना, लोग मुझे जाने कि फलाने का बेटा था, फलाने की बिटिया है ना, ये भी ये रहता है। तो 3 चीजों के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारी 3 एक आवश्यकता रहती है कि हमको लोग, है ना, जन बल, हम लोग हमारे साथ हों, हम टूटा फूटा ना महसूस करें, है ना, एक जन बल हो हमारे पास। दूसरा, धन बल हो, जो हमारे आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो हमारे पास आवश्यकता से अधिक हों। आवश्यकता, मिनिमलिज्म की बात नहीं कर रहा है मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद, ये बात कर रहा है जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध हो, है ना। और तीसरी चीज है यश बल, है ना, मैं सत्य को व्यक्त करने वाला हूँ, लोग, है ना, लोग याद करें, है ना, लोग कहें कि भाई ये व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट किया, ये केवल खाया पिया और चला नहीं गया धरती से। तो असल में हमारी ये 3 प्रकार की इच्छाएं, और हमारी शिक्षा ने हमको अभी नैरो डाउन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ओनली नंबर्स। आप कुछ कुछ काम करते हैं, क्या काम करते हैं आपको पता भी नहीं चलता, है ना। मतलब आप एक इतने बड़े सिस्टम का एक इतना छोटा सा हिस्सा होते हैं
यू आर जस्ट आस्क्ड, आपको इतना ही पूछा जाता है कि आप इतना इतना काम करके दे दीजिए, है ना. समटाइम्स इट बॉयज डाउन टू जस्ट डेटा एंट्री. आपको पता भी नहीं आप जो कर रहे हैं उसका एक बड़े सिस्टम में क्या इम्पैक्ट होने वाला है. नोबडी आस्क्स यू, है ना, कि आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता. और बस आप किसी तरीके से ना कुछ करते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट में एक नंबर प्लस हो जाता है. और मान लीजिए आपके अकाउंट में लेट से 30,000 थे, आपकी सैलरी आई 70,000 रुपए, आपके अकाउंट में 1 लाख हो गया. वो केवल एक नंबर है, डिजिटल नंबर है ना, जिसके माध्यम से आप कुछ कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं और फिर खाना पीना आपका चलता रहता है. आप इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कई बार कि आपको लगता है फिर कैसे कहीं से है ना एक त्वरित राहत मिल जाए, है ना, जिसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं. या फिर तो वो यात्रा बहुत दूर तक जाती है ना, ड्रग्स तक चली जाती है कई बारी, एंटरटेनमेंट से लेकर के. ये सब चल रहा है ना. इसके बारे में मुझे कुछ व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, आप सब खूब समझदार हैं. तो ये जो करंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर, हम उसमें कंज्यूमर भी है और हम उसमें कंज्यूम्ड होने वाले फ्यूल भी हैं, है ना. देखिए मेरा जो आकलन है ना, कहता है, मैंने इस चीज को देखा, एक विजुअलाइजेशन करी है ना, जैसे आप ये जो एक सिस्टम चल रहा है जिसमें धरती में असंतुलन आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया है, वॉर की स्थितियां हैं, है ना. एंड नोबडी इज एक्चुअली आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, नोबडी इज आस्किंग कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं. हम सब अच्छी हवा चाहते हैं, अच्छा पानी चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन नोबडी इज केटरिंग फॉर इट. नोबडी इज इवन आस्किंग अस कि भाई तुम ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो, है ना. और हमारे उसके साथ ये तो हो नहीं रहा है, साथ में ये हो रहा है कि आपको ये बता रहे हैं कि आप ये परफ्यूम चाहो, है ना, यू शुड डिजायर दिस परफ्यूम, यू शुड डिजायर दिस कार, यू शुड डिजायर दिस. तो सही क्या है वो हो नहीं रहा है, प्लस गलत क्या है वो हर चीज है ना प्रचंड रूप में सामने हमारे आ जाती है. ठीक है. तो करंट जो सिस्टम है उसके लिए we are the consumers and we are also being consumed in the process. So we are, I call it like we are the fuel to the current system, current economy, which is consuming the whole earth, है ना. एंड ये जो लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं इनको भी कुछ पता नहीं है, बेचारे, ये बहुत बेचारे स्थिति में है. इनको आप ये मत सोचो कि ये बहुत सुखी बड़े प्रसन्न लोग होते हैं. जितना मैंने ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने बहुत बहुत संग्रह कर लिया है, ये बेचारे खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता कि काहे को इतना संग्रह कर रहे थे. ये भी अपने भाई बहन है ना. ये थोड़े और अधिक कंफ्यूज्ड भाई बहन है, शायद बहुत ज्यादा हर्ट रहे होंगे किसी से, जिसके कारण किसी आवेश में इतना संग्रह कर गए, है ना. तो ये भी, इनको भी कुछ पता नहीं काहे को ये कर रहे हैं, तो उनको भी अपने को बताना है. ठीक है. तो यहाँ पर बिंदु आता है कि देखो बेटा, हर पीढ़ी जो है ना, पिछली पीढ़ी में जो कुछ हुआ उसको इनहेरिट करती है. जब इनहेरिट करती है तो उसको पता चलता है कि ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये स्वीकारने योग्य है और ये स्वीकारने योग्य नहीं है. जैसे कि उदाहरण के लिए, अब हम लोग जानवरों से इवॉल्व हुए, है ना. जानवर तो मंजन करते नहीं है, लेकिन फिर किसी ने सोचा होगा भाई जो दांत हैं वो बढ़िया से हमारे चलने चाहिए लंबे समय तक, तो पता नहीं किसी ने दातून खोज लिया होगा, फिर दंत मंजन बना लिया होगा, है ना. फिर हम सब लोग दंत मंजन करने लगे, फिर किसी ने कहा ये दिन में 1 नहीं 2 बार करना चाहिए. अब फिर उसमें तरह तरह के और प्रकार के शोध होते गए और अगली पीढ़ी में ये इसका परिमार्जित स्वरूप आने लग गया, है ना. हर पीढ़ी इसको विदाउट क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लेती. बहुत कुछ अच्छा हुआ है ना. तो जो कुछ अच्छा हुआ है पीढ़ी उसको स्वीकार करती है, जो कुछ ठीक नहीं हुआ है हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी आवश्यकता बनती है, और ये सब नहीं बनता है तो फिर हमारी पीड़ा बन जाती है कि हम इसको सुधार करें, इसके बिना हमारा गुजारा है नहीं. ठीक है. तो आज की स्थिति देखते हैं हम सब, है ना. ये जो नई पीढ़ी कह सकते हैं, है ना. अब नई पीढ़ी वो जो सोचे बैठ के, मेरे हिसाब से उसको हम पीढ़ी नहीं कह सकते हैं जो कंज्यूम्ड होने के लिए समर्पित है, या बिल्कुल ही है ना, जिसको कह रहे हैं उसके अभी थिंकिंग में नहीं आ रहा, उसको क्या पीढ़ी कहेंगे, वो तो आई गई हो गई, है ना. तो मेरे हिसाब से वो अगली पीढ़ी वो है जो विचार कर रही है ना. प्रत्येक विचारक अगली पीढ़ी है. तो सोचिए बैठ करके, इश्यूज को देखिए ग्लोबली, है ना, क्या अच्छा हुआ क्या ठीक नहीं हुआ. तो मैं देखती हूँ
तो पाती हूँ कि व्यक्ति में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना? जैसे मैंने शुरू में कहा था, इतनी सारी बातें, ना समझ में आता है धन संग्रह करना है कि नहीं करना है ना? कोई आदर्शवादी विचार, भौतिकवादी विचारों के बीच में द्वंद बना रहता है ना? संबंध का निर्वाह कैसे करें नहीं समझ में आता है, गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं-कहीं पर लगता है बोल देना चाहिए, पर बोलना कैसे वही नहीं समझ में आता है ना? बोल देते हैं तो झगड़ा हो जाता है ना? तो कुछ हमको शिष्टताएँ भी नहीं समझ में आती, कैसे व्यक्त होना है। सो बड़ा हैफ़ेज़र्ड है, इंटरनली वी आर वेरी डिसऑर्गनाइज़्ड, है ना? हमारे अंदर कुछ ऑर्डर है नहीं, व्यवस्था नहीं है। डिलेमा बना रहता है ना? वी डोंट नो व्हाट टू डू इन सो मेनी सिचुएशंस, ऐसी स्थिति है। परिवार में देखें तो क्लेश, है ना? छोटे बच्चे होते हैं तो कंटाल जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा, है ना? और परिवार वाले द्वेष को हमें हस्तांतरित भी करते हैं, बड़े चाव से, है ना? पूरे परिवार की कहानियाँ सुना-सुना के, फलाने ने, ढिमकाने ने तुम्हारे दादाजी के ज़माने में ऐसा किया था, तो इसके कारण से ये रंजिश है, तो उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा रख लिया। पता नहीं क्या-क्या, है ना? और हम ये सब, है ना, वी आर सपोज्ड टू इवन इनहेरिट द रंजिश एंड द्वेष, है ना? जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको लगता है बेटा हमारा बदला ले, ऐसा भी कहीं-कहीं होता है ना? मैं नहीं कह रही हूँ सब परिवारों में होता है, लेकिन ये सब सिचुएशंस बनती हैं। मिसअंडरस्टूड एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेशनशिप में। क्या अपेक्षाएँ हैं समझ ही नहीं आ रहा है ना? अपेक्षाएँ पूरी कैसे होंगी समझ में ही नहीं आ रहा है ना? जैसे अगर उदाहरण दूँ, अपने पास समय तो लगभग पूरा होने को आया। तो अगर उदाहरण दूँ तो जैसे नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए शालिनी दी। बहुत ठीक है, इंटरेस्टिंग और बहुत डीप इस वक़्त चल रहा है, मैं रोकना नहीं चाहती हूँ। जी, सभा से अनुरोध है कि क्या दीदी आगे 10-15 मिनट लें? हाँ, बिल्कुल। 15 मिनट तो कम से कम। दीदी, ठीक, आप ना स्क्रीन पे आए हुए लोगों को देख सकते हैं, एक जी। भी टस से मस नहीं हो रहा है, इसका मतलब सबकी स्वीकृति है। तो ठीक है, बढ़िया दीदी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। है ना? तो जैसे मैं अगर उदाहरण लूँ, अ, सचिन भैया कुछ कहना चाहते हैं? जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते खूब भैया। खूब 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 आभार, कृतज्ञता। मैंने लिख के भी दे दिया था, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा। अब मुझे मेरा ही कमेंट नहीं दिख रहा है। दीदी 30 जी, सेकंड लूँगा। उसमें कुछ पंक्तियाँ हैं इस भौतिकवाद की कड़वी सच्चाई, और विशेष रूप से जो नौकरीवाद है। तो हुँ, जो लोग जब नौकरी कर रहे हैं वो किस पीड़ा को झेलते हैं। कुछ बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत फेमस पोएम है शायद वो, द बॉस इज ऑलवेज राइट। उसको हुँ। पढ़ने की मैं लास्ट के 30 सेकंड आप अपनी बात पूरी करने के बाद में मुझे चाहिए, अगर सबकी सहमति हो तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो परिवार में क्लेश की स्थिति है ना, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करती हूँ। माँ-बाप को और बच्चों के बीच में यदि देखें, है ना? तो माँ-बाप को लगता है कि हम सारा जीवन इन बच्चों को दे दिए और ये बच्चे इतने नालायक निकले हैं कि ये कृतज्ञ नहीं हो पा रहे, है ना? तो एक पीड़ा ये मन में माता-पिता की बनी रहती है और बच्चों को लगता है हम सारी बातें इनके मन की करते हैं, है ना? फिर भी हम इनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे, जाने कैसे प्रसन्न होंगे, है ना? तो शायद आप लोगों ने इसको सुना होगा, परिचय शिविरों में ही शायद इसको एड्रेस करते हैं, पता नहीं लेकिन आपने किसका परिचय शिविर किया हो। तो कहानी ऐसी है कि जो मूल्य है ना, मूल्य निर्वाह चाहिए निरंतरता में। हमारी मूल अपेक्षा कैसी है? ये जो कृतज्ञता है, ये बनी रहे निरंतर। जबकि हम बच्चे का जो पोषण किए हैं, वो किस चीज़ का किए हैं? मूलतः शरीर का पोषण किए हैं, शरीर मूलक आवश्यकताओं का पोषण किए हैं। जो शिक्षा दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि ये शरीर इसका बना रहे, है ना? क्योंकि माता-पिता एक समय के बाद नहीं रहेंगे, तो माता-पिता की इच्छा रहती है हमारा बेटा बना रहे। बेटा बना रहे, तो बेटा बना रहे मतलब क्या? उसका शरीर बना रहे। शरीर बना रहे तो ऐसी शिक्षा दे दो कि कुछ कमाता रहेगा तो खाता रहेगा तो बना रहेगा। इतना ही समझ पाए हैं ना, तो क्या होता है कि जब क्षणिक वस्तुओं का जो क्षणिक आवश्यकताएँ हैं ना, तो हमने भौतिकता का पोषण किया है, जो कि उसका बाय डिज़ाइन वो चीज़ क्षणिक है। तो बच्चे को जब कोई भौतिक वस्तु ला के दे देते हैं, तो बच्चा एकदम माँ के पास जाके एकदम गले लग जाएगा, मम्मा थैंक यू, पापा थैंक यू, है ना? और उसके बाद भी थोड़ी देर समय बाद स्वाभाविक है उसका भूल जाना, है ना?
आधार था वो था उसकी चेतना का विकसित हो जाना। वो आशय था, वो उसके अंदर निहित था कि मेरी चेतना विकसित हो जाए, है ना? तो ये जो न्याय प्रदायी क्षमता नहीं मिली है, इसी कारण से कृतज्ञता निरंतर हो नहीं पाती है, ठीक है? तो इसलिए चेतना विकास, मूल्य शिक्षा, हमारी चेतना का विकसित होना प्रथम आवश्यकता बनती है ना? ये एक यहाँ पर ये फ्लॉ है ना? इस फ्लॉ के कारण जो मूल्य निर्वाह निरंतरता नहीं बन रही और संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। फिर देखें समाज में, तो समाज में ये जो टेरिटोरियल हमने समाज बना रखे हैं ना, जैसे किसी अब लिंग के आधार पर तो भाई फेमिनिज्म आ गया, लिंग के आधार पर ना कोई रेसिज्म आ गया, सॉरी लिंग के नहीं, अन्य अन्य जो भी है ना, कास्ट है, क्रीड है, कंट्री है ना, अपने जिसको हम हिंदी में कहते हैं रंग, नस्ल, मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, इन सब के आधार पर हम किन्हीं सीमाओं को अपने विस्तार के रूप में पहचाने हैं तो अन्य जो सीमाएं हैं उनके साथ द्वेष होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां सीमा होगी, जहां बाउंड्री होगी, वहां युद्ध होगा। युद्ध अवश्यम भावी हमने घटना बना के रख लिया। तो समाज में आपसी द्वेष है, एक रिलीजन वाले दूसरे से द्वेष करते हैं, है ना? ये सब चल रहा है ना, इस पे अब मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगी, ठीक। अब ग्लोबली देखते हैं तो ये तो हो गया व्यक्ति में, परिवार में, समाज में। अब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब धरती को अगर पूरा देखें तो इस अखंड धरती की सच्चाई भैया ये है कि इस समय क्लाइमेट चेंज इज द अगली ट्रूथ, पॉल्यूशन इज द अगली ट्रूथ, है ना, एंड वॉर इज द अगली ट्रूथ। तो मानव जो है, मानव जाति एक और ये धरती अखंड, ऐसा समझ करके कुछ कर नहीं पाया है। धरती अखंड होने का मैं एक उदाहरण दे देती हूँ ताकि आपके ध्यान में आए कि व्यवसाय में स्वावलंबन का मतलब मात्र ऑर्गेनिक खेती की बात नहीं कर रहे हैं। धरती की अखंडता को जब हम समझते हैं तो क्या शिफ्ट आते हैं, एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। अब इस धरती को देखते हैं तो इस धरती में ना बहुत कुछ बढ़िया से सजा हुआ है ना। तो जो मिट्टी, मणि, धातु, है ना, हवा, पत्थर, पानी, सब चीजें, इसी प्रकार पेड़ पौधे, अनेक प्रकार की वनस्पतियां, इसी प्रकार से तरह तरह के जीव जंतु, है ना, ये सब जो है श्रम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये सब अपना काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं हमको, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए जो नदियां होती है ना, नदियों का एक फ्लो होता है। तो नदियों का जो फ्लो होता है, बारिश जैसे समुद्र से भाप बनी, भाप बन के बादल बने, बादल बन के पेड़ों से, पहाड़ों से जाके टकराए, पेड़ों पहाड़ों पे जब टकराए तो ये जो पेड़ होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चल रही होती है माइनिंग। यहाँ जो पेड़ पौधे उगे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, ये बहुत है ना, ऑक्सैलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये इस तरीके के बहुत हल्के जो एसिड होते हैं ना, उनको छोड़ती रहती हैं और धीरे धीरे उस पत्थर को गलाती रहती हैं। गला गला के बहुत सूक्ष्म रूप में मिनरल्स को ले आती हैं जड़ों के माध्यम से ऊपर और पत्तियों में रख देती हैं। ये पत्तियां जो होती हैं एक समय के बाद पतझड़ में स्वयं गिरती हैं तो सड़ती हैं तो जब पानी आता है तो ये जो मिनरल्स होते हैं धीरे धीरे बहते हैं और ये बह करके जो नीचे जो समतल में जब जाते हैं तो ये वहां की पूरी धरती को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं। रिप्लेनिश मतलब उसको पुनः, उसमें जो उर्वरता है ना, उसमें जो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति करते हैं। साथ में जब ये बारिश आती है तो बाढ़ आती है ना, बाढ़ मतलब नदी बढ़ गई, बाढ़ आ गई, है ना। तो नदी जब बढ़ती है तो खेतों तक पानी जाता है और इस तरीके से क्या होता है, स्वयं स्फूर्त विधि से, चूंकि एक फ्लो रहता है ना, नदी का बीच में फ्लो रहता है, तो उस फ्लो के कारण जो भी हैवी मेटल्स होते हैं, जो भी अनावश्यक तत्व होते हैं, जो भी सॉल्ट होता है ना, क्योंकि जब बारिश होती है तो खेतों से जो क्षार होता है वो धुल जाता है, धुल करके नदियों में आ जाता है और धरती के जो नदी के केंद्र में आ जाता है, केंद्रित भाग में आ जाता है। केंद्रीय भाग में आए तो चूंकि नदी का प्रवाह होता है तो ये हैवी मेटल्स को लेकर के, सॉल्ट को लेकर के नदी बहती चलती है और कहाँ पहुंच जाती है, समुद्र में, है ना। समुद्र जो है अपने गर्भ में उस सॉल्ट को समा लेता है और पुनः जब भाप बनती है ना तो एकदम डिस्टिल्ड वाटर, टकाटक बढ़िया पानी, है ना, और फिर वो है पूरे धरती पे सप्लाई होता है। तो जब हम धरती की व्यवस्था को, इस धरती में जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जीव जानवर हैं, ये जो नदियां हैं, ये जो पहाड़ हैं, इनका जब हम पूरा सिस्टम समझते हैं, है ना, तो हम एक प्रकार, हमारा उत्पादन का पूरा डिजाइन बदल जाएगा। वो ऑर्गेनिक खेती नहीं होगा, वो नेचुरल फार्मिंग नहीं होगा, वो जीरो बजट फार्मिंग नहीं होगा,
इन सब से इतर कुछ विधि होगी, जिसको हम कह सकते हैं सह-अस्तित्ववादी खेती, है ना? तो इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम निकलेगा। हमारे विद्यार्थियों के साथ अभी हम कुछ दिन पहले प्रेम सिंह जी की बगिया में गए थे। आवर्तनशील खेती का शिविर हुआ है, जो कि रिकॉर्डेड मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप इस विषय को सुनना चाहें तो चूंकि रिकॉर्डेड, आपको कहीं नहीं जाना, केवल क्लिक करके सुन लीजिए। सुन लेंगे तो आपको इतना सारा विस्तार में जानकारी मिलेगा, और वो बहुत लंबा नहीं है, आप आसानी से उसको 2-4 दिन में देख पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज हमने एक और करी है, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, 17 सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, और उन पर हमने चर्चा करी है। तो किस प्रकार से व्यवसाय में स्वावलंबन हो, कि धरती पर सतत विकास असल में विकास है क्या, पहले तो ये समझना है ना। तो उस पर हमने एक चर्चा करी है, वो 6 से 7 घंटे का टोटल रिकॉर्डिंग है, उसको भी आप जरूर सुनिएगा, है ना, हाईली रिकमेंडेड। आप उसको सुनिएगा। हाँ, बोलिए आशीष भाई जी। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया, बट मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि स्वधन, जैसे अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या ये स्वधन है? मतलब हम अगर अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अपनी उपयोगिता और अपनी पूरकता को कोशिश कर रहे हैं निर्वाह करने की, तो क्या ये स्वधन है? ठीक है भैया, है ना। तो ये तो है, आज की स्थिति में इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे जस्टिफाई करें। पारितोष पुरस्कार 3 रूप में कहते हैं। मैं थोड़ी सी बात रख देती हूँ, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर कर देती हूँ। प्रतिफल का मतलब होता है, जैसे हम जमीन में एक बीज बोते हैं और उसके बाद 1000 बीज होकर के धरती उसको हमको देती है, ये है प्रतिफल, मोटा मोटा, है ना। इसको बोलते हैं संपादन। जैसे हमने धरती में एक एप्पल का ट्री लगाया, उसमें से एप्पल निकले, एप्पल जो हुआ उसको बोलते हैं संपादन, और उसके बाद हम सब ने मिलजुल करके उस एप्पल का जैम बना लिया, ये हो गया उत्पादन। और इस उत्पादन को इस मानसिकता से किया कि ये सर्वसुलभ हो जाए, सबको मिलना चाहिए, अच्छा आहार सबकी आवश्यकता है, इस मानसिकता से उत्पादन किया, तब इसको कह रहे हैं स्वधन। ये हुआ प्रतिफल। दूसरा है पारितोष। पारितोष मतलब होता है, जैसे जब कोई आपसे खुश होता है, कोई उत्सव होता है, आपका जन्मदिन होता है, आपकी शादी ब्याह होती है, तो उसमें आपको कुछ वस्तुएं देते हैं ना, जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए एक स्वेटर बुन के दे दिया, तो वो हमारे लिए पारितोष हो गया, है ना। हमारे आहार आवास अलंकार में अलंकार वस्तु ये हुई, अलंकार मतलब कपड़ा, तो हमारे लिए, हमारे संरक्षण के लिए आवश्यक वस्तु उन्होंने अपना बुन के हमको दी, हमारे लिए पारितोष हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से हम वस्तुओं का अर्पण समर्पण करते हैं, इसको बोलते हैं पारितोष। और तीसरी चीज है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब होता है, जब कोई भी मानव संतान, है ना, कोई भी मानव के उपयोगी, मानव जाति एक होकर के कैसे रह पाए, है ना, धरती में संतुलन कैसे आए, इसके आशय से कोई भी वस्तु का वो खोज कर देती है ना, या कुछ बढ़िया करके करती है, तो समाज उसको कुछ देता है उसके बदले में, है ना, तो उसको कहते हैं पुरस्कार। ठीक इस तरीके से बाबा जी ने इसको डिफाइन किया है। आज हो गए 10:11। इस पर अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको ध्यान दिलाऊं कि असल में स्वधन क्या है। अब रही आशीष भैया की बात, तो आशीष भैया इस बिंदु पर इतना कहूंगी, आज अब हम संक्रमण काल में है ना, तो संक्रमण काल में हमको जो पहचानना है, वो पहचानना है अपने शरीर निर्वाह, हमारा शरीर निर्वाह कैसे हो जाएगा, और हम असल में कर क्या रहे हैं, मतलब हम शरीर यात्रा को लगा कहाँ पर रहे हैं। तो शरीर निर्वाह के लिए आप अपनी आवश्यकता को किसी एक अमाउंट के रूप में पहचान सकते हैं, कि भाई हमारे घर में हम 70,000 रुपए यदि मिलजुल करके कमा लेते हैं, उदाहरण दे रही हूँ आपको, तो हम खूब बढ़िया से जी सकते हैं। इस 70,000 में हमारा जो है 30,000 रुपए हमारा व्यक्तिगत पूरा परिवार का खर्चा है, और 40,000 रुपए जो है मैं समाज गति में लगाना चाहता हूँ। तो अगेन, है ना, बात यह है कि शरीर यात्रा को कहाँ लगा रहे हैं, तभी आपका वो स्वधन, स्व मतलब है होना, होना मतलब है जो आपका डिजाइन है, जो होने के लिए आप यहाँ आए हैं, है ना, जीवन जागृत होने के लिए आया है। तो क्या उस आशय से आपने अपना धन, धन का मतलब मन तन और जो आपका प्राप्त अर्थ, जो वस्तु है, उस अर्थ को आपने नियोजित किया कि नहीं किया, तब तो आपका स्वधन है। आप सामान्य रूप से कुछ भी कमा रहे हैं, वो केवल खाना पीना खर्चा करना है, खाना पीना खर्चा करना को स्वधन नहीं कह रहे। जिस दिन आप
स्वयं को, है ना, अपने मन को, मतलब मन को इस वस्तु को समझने के लिए लगाते हैं। आप वहां से आपका ये जो, जिसको कहते हैं ना, बाबा जी बोलते हैं स्वत्व बनना शुरू होता है, समझदारी हमारा स्वत्व होना शुरू होता है। तो मन को लगाइए, फिर तन को लगाते हैं ना, और फिर उसके बाद जो प्राप्त अर्थ है उसको लगाते हैं। तो आज की परिस्थिति में आशीष भैया इतना ही है कि मन लगा करके ऐसा कुछ कार्यक्रम चुनिए जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र सब जगह समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सूत्रित हो जाए। उसके लिए बीच में जो कुछ भी आपका सिस्टम बनता है उस सिस्टम को बनाए रखिए, है ना। इसमें इसमें मत, मैं तो यही कहती हूँ भाई, इसमें एक अपना जुगाड़ जैसी स्थिति है अभी, है ना। क्या ये स्वधन है? स्वधन का अपना एक डेफिनेशन है, जो एक व्यवस्था में डेफिनेशन है ना। वो इस व्यवस्था में क्या ये मैं पैसे ले रहा हूँ, ये स्वधन, इसको आप ये लगा लीजिए, आपने जैसे कहा पारितोष है ना, ठीक है, लगा लीजिए। वो एक एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपके शरीर को बनाए रखने के लिए आपको कुछ एक नंबर अलॉट कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप आज अभी वो कर रहे हैं जो बहुत आवश्यक है करना। तो इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है आशीष भाई, क्या मैं कुछ स्पष्टता लेके आ पाई? हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे क्लियर हो गया है अब कि मतलब शरीर तो ठीक है, शरीर का पालन पोषण करना है, बट ये है कि समाज के लिए, है ना, बच्चों के लिए, या फिर कुछ ऐसा जिस मेन काम के लिए, धर्म के लिए हम आए हैं, तो वो ढूंढना, पहचानना और उसको निर्वाह करना विशेष है। बहुत तो बढ़िया। वो कैसे होगा, वो आप थोड़ा मार्गदर्शन आपने किया, बाकी इसको डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे आपसे। जी जी, बढ़िया है ना। तो मुझे लगता है सारे यूथ के लिए इतना ही कहूंगी कि इस शरीर यात्रा को कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, ये है निर्णय लेने की वस्तु, है ना। अपने आप से पूछिए, क्या समाधानित होना चाहते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं चाहते, पहले पूछिए, है ना। ये चाहते हैं कि मतलब अब भैया ये तो बहुत बड़ी चाहत है, सर्व शुभ चाहना, सबका भला हो, हम तो ये चाह ही नहीं पाते हैं, है ना। अभी तो हम इतने कुंठित हैं कि भैया मेरा भला कैसे हो जाए, मेरे को बस स्ट्रेस रिलीफ कैसे हो जाए, हम तो इतना छोटा सोचने वाले हो गए। क्या अपने हृदय को, अपने विचार को इतना बड़ा कर सकते हैं कि भाई हम सर्व शुभ का सोचने के लिए अपने मन को तैयार करें, है ना। तो सर्व शुभ की चाहत होगी तो सर्व शुभ के लिए ध्यान देना शुरू होगा, तभी जाके मन लगेगा, है ना। फिर ये भी पूछिए अपने आप से, क्या परिवार के साथ रहना चाहते हैं या परिवार से परेशान होकर के भागना चाहते हैं, है ना। इतना हम नीरस हो, इतना हम क्या हो गए हैं, मतलब निराश हो गए हैं ना। क्या हम इतने निराश हो गए हैं कि परिवार के साथ जीने का मन ही नहीं बचा, या परिवार के साथ जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हो तब तो समझोगे मूल्यों के बारे में, है ना। तब क्योंकि हमें निर्वाह करना है तो हमको समझना है कि भैया क्यों नहीं जीना बन रहा है, हम जीना चाहते हैं, हम अपने आप को लगाना चाहते हैं, तो हम समझने के लिए मन को लगा पाएंगे। फिर एक और बड़ा प्रश्न है, क्या समाज में योगदान करना चाहते हैं, क्या केवल पैसा कमाना चाहते हैं, या जन बल और यश बल, डज इट रियली मैटर टू मी, है ना। क्या मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मेरे आस पास पड़ोसी जो हैं मुझे देख के प्रसन्न हो, उनको लगे कि हाँ क्या बात है ना, ये बहुत अच्छी दीदी है, बहुत अच्छे भैया है ना, इनका होना हमारे लिए बहुत सुखद है ना। हम ये चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं ना, कि आदमी, हम यही चाहते हैं कि भैया तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखें, ये चाहते हैं ना। यश बल, क्या इस शरीर यात्रा को किसी अच्छे काम के लिए, इस धरती पर जो गड़बड़ हुआ है उन गड़बड़ को हटाने के लिए और सही को लाने के लिए समर्पित करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते क्या है आखिरकार, है ना। युद्ध, जलवायु परिवर्तन, है ना, प्रदूषण, ऐसी समस्याओं के बारे में सोच करके इनका समाधान लाना भी चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं? या हमको लगता है भैया अपने घर में जो है वो क्या लगाते हैं आजकल, वो पोल्यूशन हटाने वाला जो मशीन है, जो भी प्यूरिफायर है ना, एयर प्यूरिफायर, वो लगा करके अपने सुखी हैं, अपन एसी लगा लेंगे, है ना। हमारी सोच क्या इस प्रकार की है, हम एक्चुअली में इतना बड़ा सोच पा रहे हैं, और हम सोच पा रहे हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या सोच भी पा रहे हैं? तो है ना, इस पूरा जो सिस्टम है इसको समझ करके सर्व सुलभता के लिए उत्पादन करना चाहते हैं, और मिलजुल करके उत्पादन करना चाहते हैं। या हम, है ना, तुम ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय, हम फलाने डिमाके, हिंदू मुसलमान, है ना, आदमी औरत, है ना, एक बिहारी सब पर भारी, और है ना बिहार गुजरात यूपी यही लगा के रखना है, ऐसे अपने को, है ना, सोचना पड़ेगा।
हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस टेरिटोरियल माइंडसेट से, इस वर्गीयता से हम मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं। ह्यूमन लुक अलाइक होकर के ह्यूमेन होना चाहते हैं कि नहीं। अगर होना चाहते हैं तो फिर समझना, ये पहला कार्यक्रम। समझने के बाद अपने आप डिजाइन निकले। बाबा जी ने बोला, मैंने नहीं बोला है। बाबा जी ने कहा अपने आप डिजाइन निकलेगा, है ना। समाज ऐसे लोगों का भरण पोषण संरक्षण सब कुछ करता है। ये मैं दक्षिणा की बात नहीं कर रही हूँ, सहज ही करता है, सहज ही सहयोगी हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ लोग मिलजुल करके ना काम करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। केवल वस्तुएं उत्पादित कर लेना, बोल लेना तब पर्याप्त नहीं। मिलजुल करके उत्पादन करने का भी मजा है, खाने पीने का भी मजा है ना। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आई कुड ब्रिंग सम क्लैरिटी। और बात आप है ना अध्ययन में करते रहिएगा। अर्चना जी, आप जी इसकी समरी रखें, फिर हम बात करते हैं। जी। तो शालिनी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं तो मतलब सुना भी है और जांचा भी है खुद में भी कि सेशन वो दमदार है जिसमें संवाद तो हो, चर्चा तो हो, पर जो एंड रिजल्ट हो कि खुद से ही चर्चा शुरू हो जाए, खुद अपने आप से ही प्रश्न और उत्तर की खोज शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में हमारे यंगस्टर्स को बहुत वस्तु मिल गई है सोचने के लिए, समझने के लिए और खुद से प्रश्न उठाने के लिए। तो बड़ा ही शानदार सेशन रहा। मैं पॉइंटर्स को वापस से रख देती हूँ दीदी। अ, आपने जब सेशन शुरू किया तो ये बताया कि पेरेंट्स की चाहना तो प्योर है, पर जो चाहना प्योर आउटपुट रिजल्ट क्या हमको मिल पा रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए एक सवाल हो गया। क्या हम उससे तृप्ति पा रहे हैं? ये भी एक चेक पॉइंट हो गया पेरेंट्स के लिए। या हम ही अंतर्द्वंद में हैं और अंतर्द्वंद दे रहे हैं बच्चों को। सही एक बात है। तरफ तो हम कह रहे हैं कि प्योरिटी रखो कमाई में और दूसरी तरफ हम ही उनको कंपैरेटिव मोड में ले जा करके जो है उनके अंदर भी अंतर्द्वंद पैदा कर दे रहे हैं। तो ये एक चेक पॉइंट है पेरेंट्स के लिए। दूसरा आपने ध्यान दिलाया कि अगर ये अंतर्द्वंद है तो फिर इस समस्या का आंसर हमें कहाँ मिलेगा। तो फिर वो आपने बताया कि मध्य दर्शन में स्वधन को कैसे बताया गया है। आपने उसको बहुत अच्छे से प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार के रूप में भी विस्तार से बताया। आपने अस्तित्व में इसका दर्शन कराया कि ये एक्चुअली वस्तु क्या है। तो इसकी उपयोगिता को पहचानना, प्रयोजन को पहचानना, कुछ चीज़ों का उत्पादन करना पड़ेगा इसको पहचानना, अपने आप को पहचानना कि मैं एक शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ। मेरे दोनों की आवश्यकताएँ अलग हैं, भौतिक रूप में भी और भावनात्मक रूप में भी। इनको स्पष्टता से देख पाना कि कहाँ मुझे पड़ेगा शब्द लगेगा और कहाँ मुझे वाक़ई वहाँ पर अपने ऊपर ही प्रयास करना पड़ेगा, है ना? तो एक उत्पादन के रूप में प्रयास करना है और एक अपनी जागृति के लिए प्रयास करना है। ये दोनों में अगर गैप है, तो तृप्ति नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या तृप्ति हमको मिल रही है? तो तृप्ति नहीं है, यहाँ हमको दिख जाता है। तो फिर अब करें क्या? फिर आता है कि फिर समझा जाए। तो जो बच्चा हमारे परिवार में आया है, वो क्या है? ये आपका थर्ड सेंटर पॉइंट था कि बच्चे को समझते हैं तो देखते हैं कि बच्चा न्याय का याचक है, सत्यवक्ता है, जिज्ञासु है, एक प्योर क्लीन स्लेट है। उसकी तो कुछ अलग ही चाहना है और हम कुछ अलग ही परोस रहे हैं। तो हम क्या परोस रहे हैं? वी वांट देम टू रिमेन अलर्ट, अलर्ट विद whom? मानव के बीच में हम ये मिसट्रस्ट पैदा कर रहे हैं और इसका मैं पूरा का पूरा दोष अ, अपने पेरेंट्स को या कोई भी अपने किसी भी पेरेंट्स को नहीं दूँगी। ये समाज की व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ये जो आइडेंटिटी का धब्बा हम एक स्टैम्प लगा दे रहे हैं बच्चे के ऊपर,
जाति, धर्म, रंग, नस्ल के रूप में, और उसको एक टेरिटोरियल विधि में सीमित कर दे रहे हैं, उसकी एक सोच को सीमित कर दे रहे हैं, तो ये भी एक सोचने लायक चीज़ है कि हम कर क्या रहे हैं। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ कि जो बच्चा सत्यवक्ता था, उसको जाने-अनजाने में क्या सिखा रहे हैं? कैसे झूठ बोलना सिखा रहे हैं? कैसे गलत चीज़ों को मैनिपुलेट करके प्रेज़ेंट करना सिखा रहे हैं? तो क्या यही शिक्षा दे रहे हैं? क्या यही वो शिक्षा पा रहा है विद्यालय से या समाज से? तो प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी कोई शिक्षा है जो इससे कुछ हट के बात करे, जो वो चाहता है उसका पोषण कर पाए? अगर वो सत्यवक्ता है, न्याय का याचक है, जिज्ञासु है, तो क्या कोई शिक्षा विधि है जो इसकी पूर्ति कर पाए? तो उत्तर में आता है हाँ। वो शिक्षा है चेतना विकास से मूल्य शिक्षा, जिसके प्रणेता ए. नागराज जी हैं, बड़ी कृतज्ञता है उनके प्रति। इससे हमको ये समझ में आता है कि मानव व्यवहार में सामाजिक हो सकता है ही, उसको बस संबंध पहचानने हैं। दूसरा कि उसकी चेतना का विकास टेरिटोरियल नहीं है, उसका विस्तार मानव जाति एक हो, धरती अखंड हो, है ना? और वो व्यवसाय में स्वावलंबी हो पाए, सत्य बोध हो पाए उसको। तो सही समझ उसमें आ पाए और वो स्वधन के साथ-साथ स्वावलंबी हो पाए, एक अच्छा स्वावलंबन मनुष्य तैयार हो पाए, इस चीज़ का उसको बोध हो पाए। इस तरह की शिक्षा की वस्तु प्रस्तुत करता है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। अब बात आती है, जो हमारी प्रेज़ेंट सिनेरियो में हमारे यंगस्टर्स फँसे हुए हैं, कि क्या कमाई सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए हो? या जो उनके भी अंदर का एक प्रश्न है या उनके पेरेंट्स की भी एक चाहना है कि नाम रोशन हो, पहचान बन पाए। क्या सिर्फ़ वही उसका एक लिमिटिंग दायरा है? और अगर उसको यंगस्टर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं या पेरेंट्स की या अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं डिप्रेसिंग स्टेज में तो नहीं चले जा रहे हैं? कहीं ड्रग्स का सहारा तो नहीं लेना पड़ जा रहा है? कहीं एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस उनके पीछे तो नहीं हावी हो रहा है? इसका भी उत्तर मध्य दर्शन में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे पास जन बल हो, धन बल हो और यश बल हो, पावर टू कंट्रीब्यूट, अर्थ को कंट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट समाज में, ऐसा एक सहयोग विधि क्या हम पा पाएँगे? जो हमें इस आग जो हमारे समाज में लगी हुई है कि कंज़्यूमर भी हम हैं और कंज़्यूमर होने वाले फ्यूल भी हम हैं, इससे छुटकारा दिला पाए। तो जो ध्यान देने वाली बात है, जो आपने लास्ट में पॉइंटर्स के रूप में रखी है, कि पिछली पीढ़ी से जो भी इनहेरिट किया है, उसमें हमारे पास कुछ स्वीकारने योग्य है और कुछ स्वीकारने योग्य नहीं है। तो इसकी समीक्षा की जाए, इसके गैप को पहचाना जाए और विचार किया जाए, सोचा जाए, नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपने को तैयार किया जाए, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाना जाए। एज़ अ यंगस्टर मेरी ज़िम्मेदारी क्या होगी? अपनी पीड़ा को भी देखें और उसका निवारण भी देखें। तो इसमें हम पाते हैं कि बच्चों बेचारे उनकी अलग ही व्यथा है। वो तो सब कुछ पेरेंट्स के अनुसार ही कर रहे थे, पर फिर भी वो ना तो वो खुश हैं, ना उनके पेरेंट्स खुश हैं। तो यहाँ पर जो हमको दिखता है कि वहाँ जो हम बच्चे को दे पाए, वो है भौतिकता की पहचान, पर संबंधों में मूल्यों की पहचान कहीं छूट गई। चेतना का विकसित हो पाना कहीं छूट गया। एक सेकंड। और फिर जो एक बाउंड्रीलेस समाज की उसके अंदर एक चाहना थी, वो कहीं छूट गई। प्रकृति में संतुलन जो उसको चाहिए था, वो कहीं वॉर्स, पॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन में उसको दिख रहा है। तो अब जो मैंने कहा था ना कि एक अच्छा सेशन वो है जो संवाद सत्र के संवाद के बाद आपके अंदर खलबली मचा दे। तो ये जो खलबली मचाने वाले प्रश्न हैं जिसको आपने कहा,
कि निर्णय लेने की वस्तु क्या है, इस पे विचार किया जाए। क्या मैं परिवार के साथ रहना चाहूँगा या परिवार से भागकर कहीं और? क्या समाज में मैं योगदान देना चाहूँगा या या हाँ, एक और चीज़ कि मैं अपने शरीर के निर्वाह के लिए भौतिक आवश्यकताओं पर काम करूँगा या शरीर को कहाँ लगा रहा हूँ, जीवन जागृति में या भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही है। खाली भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही है। तब कहीं जाकर हमको तृप्ति मिल पाएगी, तब कहीं जाके स्वधन और स्वावलंबन सही अर्थों में हम तक पहुँच पाएगा। जी, दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। शानदार अर्चना दीदी, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और इंदिरा दीदी भी हमको दिख रही हैं, तो इंदिरा दीदी कैसा लग रहा है बिटिया का आज का उद्बोधन? इंदिरा दीदी जो है वो तो अच्छा लग रहा दीदी, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत शानदार। और मेरे तो मैंने बहुत दिन के बाद इतने ध्यान से शालिनी को एक सिटिंग में सांस रोक के पूरा सुना है। मैंने पूरे इमोजीज भी भेजे जो जो चीज मुझे अच्छी लगी है। और होपफुली ये फर्स्ट सेशन था शालिनी जी आपके साथ, है ना? और चूंकि आपका मैका कानपुर है, तो हम आपको अपने परिवार का ही मान के बात कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, है तो ये लखनऊ परिवार, पर इसमें पैन इंडिया लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ एक लोग बाहर के भी हैं, पर मैं पूरा देख नहीं पा रही हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में 2 तरह से भी हो सकता है कि ऐसे ही आपको ऑनलाइन इनवाइट करेंगे कुछ टॉपिक देके, जैसे अभी आपने कौशल केंद्र खोला है, तो योग्यता और पात्रता को लेके बात की जा सकती है ना, ये स्किल डेवलपमेंट पे बात की जा सकती है। और नहीं तो हम अभी से आपको इन पूरा मतलब निमंत्रण दे रहे हैं कि कभी भी आप मैके आओ, कानपुर आओ, तो आपका लखनऊ परिवार में बहुत स्वागत है। तो ऑफलाइन हम लोग मिलते ही हैं महीने में 2 बार, तो जब आप आएंगी तो हम लोग पहले से बात कर लेंगे। सब सभा विधि से हमारा चलता है, एक घंटे का कार्यक्रम नहीं है, सबसे पूछा जाता है, टाइम फिक्स किया जाता है, वेन्यू डिसाइड किया जाता है, तो उसके हिसाब से रखते हैं। तो उसमें ऑफलाइन में रहेंगे तो और डिटेल में जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न भी बाकी है ना, तो प्लीज उसको आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, दीदी को तक पहुंच जाएंगे, फिर हम अगले सेशन में हम उनको रख सकते हैं। 2 हाथ रेज हुए हैं। दीदी समय का थोड़ा ध्यान रखिए, 10:30 बज गया है, हम लोग आधा घंटा ओवर शूट कर गए हैं टाइम, बच्चे हैं, कल एग्जाम्स भी हैं कुछ बच्चों के प्री बोर्ड। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो अभी सभा रोक देते हैं और आगे के लिए हम लोग फिर बताएंगे दीदी। और एक फोन पे आपने तैयार हो गई, मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दीदी सेशन समाप्त करने से पहले मैं बिल्कुल सचिन भैया की जो कहना चाह रहे थे वो अगर पूरा हो जाए, उसके बाद हम सेशन को बिल्कुल विराम लगा देंगे। जी आशीष भाई ने एक बात रखी है, दीदी आपके कॉलेज के कोर्स के बारे में थोड़ा बता दें। 2 लाइन में बता देती हूँ भैया। हम लोग कच्छ यूनिवर्सिटी से संलग्न है और डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स शुरू किया है, जो कि 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो 12th पूरा हो जाए उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और डी वोक अगर 1 साल का कर लिया, तो कहीं पर यदि बी वोक करना है, जो कि लोक भारती सनोसरा यूनिवर्सिटी काफी इसके लिए पॉपुलर है, वहां पे आपको सीधा 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ये जो कोर्स है पूरा मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद की रोशनी में इसको हमने प्लान आउट किया है और वैसा कर रहे हैं, है ना? जी धन्यवाद जी सचिन भाई। तो अंत में सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब ध्यान से सुना और इतना मान दिया, उसके लिए धन्यवाद जी। नमस्ते जी दीदी, मैं जल्दी से अपनी बात, क्योंकि आनंद भैया ने बिल्कुल ध्यान आकर्षण कर दिया है, समय से हम ज्यादा है, तो मैंने इसको अभी ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। इसका मैंने मतलब ऊपर टाइटल कह लीजिए वो लिखा है, भौतिकवाद का एक दुखद चित्र,
और बड़ी फेमस पोयम है, या क्या इसको कहेंगे, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं भी अभी नौकरी कर रहा हूँ, और हम सभी लोग जानते हैं किस पेन से गुजरते हैं, तो उसको कुछ बताती हुई, उस पर ध्यान दिलाती हुई कुछ पंक्तियां इंग्लिश में है, साधारण इंग्लिश है, मोटी मोटी बातें सबको आशा है समझ में आ ही जाएगी। तो पहला जो वो तुलनात्मक चल रहा है विश्लेषण, कि जो काम मैं करता हूँ तो मुझको क्या टैग मिलता है, क्या उस पर टिप्पणी मिलती है, या क्या दृष्टिकोण से देखा जाता है उस काम को, और वही काम अगर बॉस करता है तो उसको किस दृष्टि से वो देखता है या और लोग देखते हैं। तो पहली लाइन कह रही है, व्हेन आई टेक ए लॉन्ग टाइम। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही? जी भैया। जी। तो लाइन कह रही है, ये पोएम आगे बढ़ती है, व्हेन आई टेक ए लॉन्ग टाइम टू फिनिश आई एम स्लो। और दूसरी लाइन है, व्हेन माय बॉस टेक्स ए लॉन्ग टाइम ही इज थॉरो। दूसरी लाइन है, व्हेन आई डोंट डू इट आई एम लेजी। अगली नेक्स्ट लाइन है, व्हेन माय बॉस डजंट डू इट ही इज बिजी। थर्ड लाइन है, व्हेन आई डू समथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड आई एम ट्राइंग टू बी स्मार्ट। दूसरी लाइन है, व्हेन माय बॉस डज द सेम ही टेक्स द इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, व्हेन आई प्लीज माय बॉस आई एम एप्पल पॉलिशिंग। उसके बाद में है, व्हेन माय बॉस प्लीजेस हिज बॉस ही इज कोऑपरेटिंग। और नेक्स्ट है, व्हेन आई मेक ए मिस्टेक आई एम एन इडियट। व्हेन माय बॉस मेक्स ए मिस्टेक ही इज ओनली ह्यूमन। और लास्ट में है, लास्ट लाइन है, व्हेन आई डू गुड माय बॉस नेवर रिमेंबर्स। और लास्ट लाइन है, व्हेन आई डू रॉन्ग माय बॉस नेवर फॉरगेट्स। जी दीदी, पूरी हो गई। बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। तो इस सत्र की समाप्ति यहीं पे करते हैं। शालिनी दीदी, जनक भाई, आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभा में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं वही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े रहे और बड़े धैर्य के साथ उन्होंने अपने प्रश्न को रखा और सुना। आई होप कि उन लोगों के लिए कुछ यूज़फुल कंटेंट यहाँ से मिला। सो थैंक यू सो मच। सब लोग अपना-अपना बहुत ख़्याल रखें, और सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को। जय दीदी, हरिहर। नमस्ते सभी को। बहुत सुंदर सत्र था।